अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पोस्ट मॉडर्निज़म के कुछ कॉन्सेप्ट्स को अकॉर्डिंग टू इट्स राइटर। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने बात की थी लियोटार्ड के बारे में, बॉडीलार्ड के बारे में। ठीक है, जूलिया क्रिस्टेवा की इंटरटेक्चुअलिटी के बारे में हमने बात की। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम कवर करने जा रहे हैं अपनी सारी थ्योरी को। ठीक है, हम एक रिव्यू लेंगे अपने सारे कॉन्सेप्ट्स का और उससे पहले हम अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एंड टाइम हम अपने कॉन्सेप्ट्स को स्टार्ट करते हैं। बेसिक राइटर जो आप हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मिशेल फोको। ठीक है, मिशेल फोको एक फ्रेंच फिलोसफर था। ठीक है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट था, लिटरेरी क्रिटिक था। और इसके अलावा मिशेल फोको ने पोस्ट मॉडर्निज़म के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दी थी। जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है पावर एंड नॉलेज, और जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली अगर आपने पावर और नॉलेज को समझना है ना, तो पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पावर एंड आल्सो द मीनिंग ऑफ नॉलेज। अगर हम अर्लियर देखें ना कि पहले पावर का मीनिंग या डिक्शनरी में देखें या पहले पावर का क्या मीनिंग समझा जाता था, तो पहले पावर का मीनिंग है सोवरेनिटी। ठीक है, सोवरेनिटी का मतलब होता है किसी भी एक पावर का सेंटर के अंदर होना, यानी किसी एक बंदे के पास पावर होना। कमोडिटी का मतलब क्या होता था? पावर का ट्रांसफॉर्म हो जाना। जैसे कि हम कह सकते हैं कि एक रिच पर्सन है, ठीक है, एलीट क्लास का पर्सन है, उसकी जो पावर है, उसके जो पास जो पैसा है या उसकी जितनी भी अथॉरिटी है वो उसके आगे से आगे ट्रांसफ़र होती चली गई। दैट इज़ कॉल्ड कमोडिटी। रिप्रेसिव होती है, और रिप्रेसिव का मतलब होता है पावर के थ्रू आप किसी को रिप्रेस कर सकते हो। ठीक है, आप किसी को दबा सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा पावर फोकस करती थी अथॉरिटी पे। और अगर हम नॉलेज का मीनिंग देखें तो नॉलेज, अगर हम डिक्शनरी मीनिंग देखें तो नॉलेज का यही मीनिंग है किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करना, कंप्रीहेंशन किसी चीज़ की देखना, उसको कॉन्शियसनेस होकर समझना, या किसी भी चीज़ की अवेयरनेस। तो ये तो थे पावर और नॉलेज का मीनिंग। ठीक है, पावर का मतलब क्या होता है? अथॉरिटी, और नॉलेज का मतलब होता है किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करना, इन्फॉर्मेशन लेना, या कॉन्शियसनेस होकर किसी को समझना। अब मिशेल फोको क्या करता है? मिशेल फोको कहता है वो इस सारे रिजेक्ट को यानी ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना, कॉन्सेप्ट्स ऑफ पावर एंड नॉलेज, वो उसे रिजेक्ट कर देता है। वो कहता है कि पावर ऐसी नहीं है कि जिसके अंदर कॉमोडिटी है, रिप्रेसिवनेस है या अथॉरिटी है। पावर क्या है? वो कहता है कि ऑल पावर्स आर डिफ्यूज्ड। ठीक है, प्रोडक्टिव, डिसिप्लिनरी एंड डिस्कर्सिव। वो डिफ्यूज्ड का मतलब होता है कोई भी एक चीज़ का फिक्स ना होना। ठीक है, वो कहता है कि पावर किसी एक के पास फिक्स नहीं है। प्रोडक्टिव का मतलब होता है पावर जो होती है वो प्रोड्यूस होती है थ्रू डिफरेंट वेज, थ्रू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हम कह सकते हैं। ठीक है, डिसिप्लिनरी होती है, ये पावर क्या करती है? वो क्रिएट करती है डिसिप्लिन इन द नॉर्म्स इन द कल्चर। और डिस्कर्सिव होती है, डिस्कर्सिव फोकस करती है डिस्कोर्स को। वो कहता है कि जो पावर होती है वो प्रोड्यूस होती है थ्रू डिस्कोर्स। ठीक है, ये उसके लिए बेसिक वो 4 पॉइंट्स कहता है। वो कहता है कि पावर क्या होती है? डिफ्यूज्ड होती है, प्रोडक्टिव होती है, डिसिप्लिनरी होती है और डिस्कर्सिव होती है। वो कहता है कि जो नॉलेज होना है, अब वो हमारे पास यहाँ 3 बेसिक टर्म को आपने समझना है। उन 3 टर्म को आप समझ लोगे ना, तो इट्स मीन कि आपका ये कॉन्सेप्ट आ गया। पहला है डिस्कोर्स, पहला है नॉलेज। ठीक है, दूसरा है डिस्कोर्स, और जो तीसरा है वो हमारे पास है पावर। वो कहता है ये जो तीनों टर्म है ना, ये तीनों ही आपस में इंटर रिलेटेड हैं। वो कहता है कि अगर आपके पास नॉलेज है ना, तो आपके पास डिस्कोर्स है, क्योंकि जो नॉलेज है ना वो डिस्कोर्स जनरेट करता है। ठीक है, और डिस्कोर्स जो है वो जनरेट करती है पावर पे। ठीक है, और अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, इट्स मीन कि आपके पास पावर नहीं है। वो कहता है कि जो डिस्कोर्स है ना, बेसिकली डिस्कोर्स क्या है? वो डिस्कोर्स को खुद डिफ़ाइन करता है कि डिस्कोर्स लैंग्वेज है, डिस्कोर्स सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, डिस्कोर्स प्रपोजिशन है। इस फॉर्म के अंदर वो डिस्कोर्स को डिफ़ाइन करता है। वो कहते हैं कि अब ऐसा नहीं है कि किसी के पास पावर है उसके पास अथॉरिटी है, नहीं। अब अगर किसी के पास नॉलेज है ना, तो उसके पास डिस्कोर्स है, क्योंकि नॉलेज जनरेट करती है डिस्कोर्स को, और जिसके पास डिस्कोर्स है उसके पास ही पावर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास किसी चीज़ का नॉलेज है, ठीक है, तो उसकी डिस्कोर्स है, और आपके पास ये पावर है कि आप उस चीज़ का नॉलेज आगे फर्दर दो। ठीक है, तो ये होता है पावर और नॉलेज का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ मैंने कुछ डेफिनेशंस ऐड किए हैं, आप इसे रीड कर सकते हैं। यहाँ एक डेफिनेशन है, मिशेल फोको ने ही कही थी उसकी। मिशेल फोको कहते हैं व्हाट मेक्स पावर होल्ड गुड, यानी पावर को गुड क्या चीज़ बनाती है, क्या चीज़ इसे एक्सेप्टेबल बनाती है। वो ये नहीं है कि हम पावर को एज अ फोर्स लें, बल्कि वो ये चीज़ है कि पावर प्रोड्यूस होती है। ठीक है, पावर क्या करती है? इंड्यूस करती है प्लेयर, और
फॉर्म्स नॉलेज एंड प्रोड्यूसेस डिस्कोर्सेस, ठीक है। इन चीज़ जब ये डिस्कोर्स नॉलेज वगैरह से जो होती है वो पावर प्रोड्यूस होती है। अब पावर को एज अ फोर्स आप नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये डेफिनेशन थी जो इसने दी। वो एक और डेफिनेशन यहाँ देता है जो मैंने यहाँ ऐड की है। ये डेफिनेशन मैंने हैंस बर्टन की बुक से ली थी, और हैंस बर्टन वो कहता है मिशेल या फोको टेल्स अस that discourse is a series of sentence or proposition that it can be defined as a large group of statements that belongs to a single system of formation। तो यहाँ वो किसको, यानी वो डिस्कोर्स को ही डिफाइन कर रहा है कि डिस्कोर्स क्या होती है, ठीक है। और एक और कोटेशन मैंने हैंस बर्टन की ही बुक से ली थी। वो कहता है डिस्कोर्स ट्रांसमिट्स एंड प्रोड्यूसेस पावर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ईजी सी आप ऐड कर सकते हैं आसानी से। वो कहते हैं कि जो डिस्कोर्स होती है वो ट्रांसमिट हो जाती है, ठीक है, और वो क्या करती है, पावर को प्रोड्यूस करती है। तो आई होप सो कि कॉन्सेप्ट अब आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज एंड पावर, ठीक है। क्या कहता है, वो कहता है कि अगर आपके पास नॉलेज है, डिस्कोर्स है फिर, और अगर आपके पास नॉलेज और डिस्कोर्स है तो इट्स मीन आपके पास पावर है, ठीक है। अब जो हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मेटाफिक्शन, ठीक है। हमने मेटा नैरेटिव की बात की थी ना, जिसके अंदर हमने ये टर्म उस टर्म को समझा था कि मेटा का मतलब क्या होता है, बियॉन्ड या अबाउट, ठीक है। तो मेटाफिक्शन भी ऐसे ही है। मेटाफिक्शन की टर्म जो विलियम एच ग्लास ने 1970 के अंदर अपनी वर्क फिलोसफी एंड द फॉर्म ऑफ फिक्शन के अंदर दी थी। वो कहता है मेटाफिक्शन इज़ अ फॉर्म ऑफ फिक्शन दैट एम्फसिस इट्स नैरेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है, इन अ वे दैट कंटिन्यूसली रिमाइंड्स द ऑडियंस दैट दे आर रीडिंग और वीविंग अ फिक्शनल वर्क, ठीक है। मेटाफिक्शन क्या होता है, आपने फिक्शन पढ़ा होगा, ठीक है। फिक्शन क्या होता है, फिक्शन होता है कोई भी इमेजिनेशन बेस्ड स्टोरी, ठीक है, या नोवेल हो सकता है। नॉन फिक्शन क्या होता है, कोई रियलिटी पे बेस्ड कोई वर्क, ठीक है। और मेटा फिक्शन क्या होता है, मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड फिक्शन। किसी भी फिक्शन वर्क के अंदर जब आप और फिक्शनैलिटी या और फिक्शन ऐड कर देते हो, दैट इज़ कॉल्ड मेटा फिक्शन। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई ऐसा वर्क बता रहे हो जिसके अंदर फिक्शन क्रिएट किया गया है, और उस फिक्शन के अंदर कोई, यानी अगर आप कह सकते हो कि कार्टून ही लगा लो, ठीक है। आप कार्टून देखते हो, उसके अंदर जो कार्टून होता है वो फिक्शन ही होते हैं ना, ठीक है, खुद प्रोड्यूस किए जाते हैं। और अगर आगे कार्टून ही कोई स्टोरी आपको सुनाए, ठीक है, वो आपको पता लगे ना कि ये जो कार्टून है ये तो हमें स्टोरी बता रहे हैं, तो आपको ये पता लग जाता है कि ये जो है ना ये रियलिटी नहीं है, ये फिक्शन है, ठीक है। वो कार्टून भी फिक्शन है, जो स्टोरी बता रहे वो भी फिक्शन है। तो यही है जिसके अंदर रिमाइंड करवाया जाता है ऑडियंस को कि वो जो वॉच कर रहे हैं ना वो फिक्शनल वर्क है, वो रियलिटी नहीं है। ये होता है मेटा नैरेटिव, ठीक है। और मेटा नैरेटिव एक नैरेटिव स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने यहाँ ऐड किया है वो है इन मेटा फिक्शन द रीडर, सॉरी ये मेटा फिक्शन है, मेटा फिक्शन के अंदर, ठीक है। इन मेटा फिक्शन द रीडर नोट्स दैट इट इज़ अ पार्ट ऑफ फिक्शन, यानी जो रीडर जब आप वो पढ़ता है या कोई आप वॉच करते हो तो उसे पता होता है कि ये पार्ट ऑफ फिक्शन है। मेटा फिक्शन इज़ अ स्टाइल ऑफ प्रोस नैरेटिव, इस बात को याद रखने, ये स्टाइल है प्रोस नैरेटिव का, इन विच अटेंशन इज़ डायरेक्टेड टू द प्रोसेस ऑफ फिक्टिव कंपोजिशन। इस बात को, ये वही डेफिनेशन, इसका भी सेम वही मीन है, बस यहाँ डेफिनेशन के तौर पे यहाँ एक सेपरेट कॉन्टेक्स्ट में ऐड कर दी गई है। वो यही कि ये एक प्रोस नैरेटिव होता है जिसके अंदर ये बात पे फोकस किया जाता है कि रीडर इस बात को जान रहे कि जो भी वो वर्क या पढ़ रहे हैं या किसी भी चीज़ को वॉच कर रहे हैं तो वो रियलिटी नहीं है, वो एक फ़िक्शन है। जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल ऐड की है डिज्नी लैंड की, ठीक है, चॉकलेट लैंड की या हैरी पॉटर की, ठीक है। अब डिज्नी लैंड क्या था, आपको दिखाया जाता है कि डिज्नी लैंड, और इसके अंदर जैसे अगर आपने बचपन में कार्टून देखे हों तो एक ड्रैगन लैंड एक कार्टून होते थे, ठीक है, वो जिसके अंदर जो दो कार्टून होते हैं, आई थिंक सो अभी भी वो मौजूद हैं। तो वो दो कार्टून होते थे, वो एक छोटी सी अल्फाज या हम कह सकते हैं कुछ फ्रेज वगैरह पढ़ते थे, और उसको पढ़ने के बाद वो एक मैजिकल वर्ल्ड के अंदर चले जाते थे, ठीक है। वो खुद कार्टून एक क्या है हमारे पास फिक्शन है, ठीक है, और फिर वो खुद एक नए फिक्शन के अंदर चले जाना, एक नई दुनिया के अंदर चले जाना, वो हो गया मेटा फिक्शन, ठीक है। जैसे कि चॉकलेट लैंड अक्सर दिखाया जाता है कि अगर आप डिफरेंट एड्स देखें, किसी भी चीज़ की अगर ऐड आ रही हो तो चॉकलेट्स की ऐड देने के लिए वो इस तरह करते हैं कि चॉकलेट लैंड के अंदर दाखिल कर दिया जाता है जो ऐड कर रहे होते हैं। तो ये होते हैं हमारे पास मेटा फिक्शन, ठीक है।
तो आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा कि मेटाफिक्शन क्या होता है। एक रिव्यू के तौर पे अगर हम मेटाफिक्शन की बेसिक पॉइंट्स को देखें तो मेटाफिक्शन क्या है, ये प्रोज नैरेटिव स्टाइल होता है जिसके अंदर फिक्शन के अंदर फिक्शन बता दिया जाता है, ठीक है। यानी जो फिक्शनल कैरेक्टर होते हैं उस वो खुद एक फ़िक्शन बता रहे होते हैं, और ज़ाहिर सी बात है जब कोई आपको फ़िक्शन बताएगा तो ऑडियंस को ये रिमाइंड करवाना होता है, या ऑडियंस को ये पता चल जाता है कि जो भी वो वर्क देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो वो क्या है, वो एक फ़िक्शन है, ठीक है। ओके तो अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, दैट इज़ फ्योमिना, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट उसका नहीं है जो हमें अभी डिस्कस किया है, बल्कि ये कॉन्सेप्ट है फ्योमिना जो पोस्ट मॉडर्निज्म के अंदर डिस्कस किया जाता है, ठीक है। अब फ्योमिना एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, ऐसी टर्म थी जो अलेस्टर फॉलर ने कॉइन की थी टू रेफर टू अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ मेटाफिक्शन इन विच द स्टोरी इज़ अबाउट द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन, ठीक है। यानी ये एक ऐसी स्टोरी को डिफ़ाइन करने के लिए या ऐसे मेटाफिक्शन को डिफ़ाइन करने के लिए यूज़ किया जाता था जिसके अंदर प्रोसेस ऑफ क्रिएशन बताया जाता था स्टोरी का, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड फ्योमिना, ठीक है। ये भी पोस्ट मॉडर्निज्म की एक टर्म थी जो राइटर्स यूज़ करते थे अपने वर्क्स के अंदर। अब जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है दैट इज़ मैजिकल रियलिज़म। अगर आप जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट्स बताए हैं ना, आप इस कॉन्सेप्ट की सिर्फ बेसिक टर्म पे फोकस करें, ठीक है। आपको अगर टर्म पे ही अच्छे से फोकस करें ना तो आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैजिक और रियलिज़म, यहाँ दो वर्ड्स हैं ना, एक मैजिक और रियलिज़म, ठीक है। रियलिज़म क्या होता है, कोई भी रियल वर्क, ठीक है, रियलिटी, उसके अंदर किसी भी रियल वर्क के अंदर जब आप मैजिकल एलिमेंट्स को ऐड कर देते हैं दैट इज़ कॉल्ड मैजिकल रियलिज़म। तो जो पोस्ट मॉडर्निस्ट राइटर उन्होंने इसी तरह किया कि उन्होंने अपने रियल वर्ल्ड के अंदर मैजिकल एलिमेंट्स ऐड कर दिए हैं, ठीक है, और उस नाम दे दिया गया मैजिकल रियलिज़म का, ठीक है। अब इसको कॉइन आउट किया था फ्रांस रो ने इन 1925 के अंदर, और ये 1955 के अंदर लिटरेचर के अंदर अपीयर हुई थी, यानी पोस्ट मॉडर्न इरा के अंदर इस टर्म को यूज़ किया जाने लगा। इट इज़ अ काइंड ऑफ फिक्शन, अ मिक्सचर ऑफ रियल वर्ल्ड विद फैंटेसी एंड सुपरनेचुरल एलिमेंट्स, ठीक है। ये ऐसी फिक्शन होती है, ठीक है, जिसके अंदर रियल वर्ल्ड के अंदर क्या किया जाता है, फैंटेसी और सुपरनेचुरल एलिमेंट्स को ऐड कर दिया जाता है। जैसे कि अगर आपने पढ़ी हो टोनी मॉरिसन की बिलवर्ड, ठीक है, उसका वर्क है बिलवर्ड, उसके अंदर क्या है, वो एक स्टोरी बता रही है, ठीक है, जो उसने ब्लैक अमेरिकन्स पे लिखी है, और उसके अंदर वो मैजिकल वर्ड्स का यूज़ कर रही है, मैजिकल या सुपरनेचुरल एलिमेंट्स का यूज़ कर रही है, दैट इज़ कॉल्ड मैजिकल रियलिज़म, ठीक है। A postmodernism movement इन विच द ओल्ड सिस्टम ऑफ रिलीजन मिथ लेजेंड आर ब्लेंडेड, ठीक है। इसके अंदर यानी जो ओल्ड सिस्टम जैसे मिथ होती हैं, ठीक है, रिलीजन्स होते हैं, उसको ब्लेंड कर दिया जाता है एंड फ्रेगमेंटेड थ्रू द लेंस ऑफ कंटेम्प्रेरी सोसाइटी डिस्ट्रॉइंग द प्रीवियस सेंस ऑफ यूनिटी टू एक्सटेंड द कल्चरल मेटा नैरेटिव्स, ठीक है। तो क्या होता है, कल्चरल मेटा नैरेटिव्स को एक्सटेंड करने के लिए, ठीक है, यानी चीज़ों को बहुत ज़्यादा अपर लेवल का दिखाने के लिए हम कह सकते हैं यूज़ किया जाता था मैजिकल रियलिज़म की टर्म, ठीक है। अब आपने इस बात को, मैजिकल रियलिज़म को बस इतना याद रखना है कि मैजिकल रियलिज़म की जो टर्म किसने कॉइन की थी, ठीक है, इसके अंदर क्या किया जाता है, रियल वर्ल्ड के अंदर कुछ मैजिकल फैंटेसी के, ठीक है, और सुपरनेचुरल एलिमेंट्स दिखा दिए जाते हैं, तो वो हमारे पास हो जाती है मैजिकल रियलिज़म, जैसे कि फेरी लैंड होती है, ठीक है। ये भी इसके एक बेस्ट एग्जाम्पल है। ओके तो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एन अदर कॉन्सेप्ट दैट इज़ डीकंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो डीकंस्ट्रक्शन को तो हम पहले भी पोस्ट मॉडर्निज्म पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो डीकंस्ट्रक्शन मैंने आपको बताया था कि जो डरीडा है वो एक पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट भी था, ठीक है, और पोस्ट मॉडर्निस्ट भी था, ठीक है। अब इसने जो टर्म दी थी डीकंस्ट्रक्शन, ये पोस्ट मॉडर्निज्म की भी टर्म है, ठीक है, उसका भी एक कॉन्सेप्ट है जो इसने अपने वर्क ऑफ ग्रामेटोलॉजी के अंदर दिया था। इसको ये जो डीकंस्ट्रक्शन है ना, आपको मैं बता दूं कि जो डीकंस्ट्रक्शन है ना, ये एक सेपरेटली थ्योरी के तौर पे भी आ जाता है क्वेश्चन कि डीकंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू डरीडा डिफ़ाइन करें, ठीक है। तो इसके बारे में मैं डिटेल बता चुकी हूँ कि डीकंस्ट्रक्शन के हमने ओवरऑल देखा कि डीकंस्ट्रक्शन कैसे हुआ था, ओरिजिन डीकंस्ट्रक्शन की ओरिजिन कैसे हुआ था, ठीक है। और ये डरीडा इसके बारे में क्या कहता है, पीटर बेरी इसके बारे में क्या कहता है, सेल्डन इसके बारे में क्या कहता है, ठीक है। और डीकंस्ट्रक्शन के ओवरऑल कॉन्सेप्ट्स को हमने उस वीडियो लेक्चर के अंदर देखा था, ठीक है, जो प्रीवियस था। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, मेक श्योर कि आप उसको पहले देख लें ताकि आपको इसकी अच्छी से अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है। अब डीकंस्ट्रक्शन क्या होता है, अगर मैं यहाँ आपको बताऊँ तो डीकंस्ट्रक्शन का मतलब किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करना नहीं होता, बल्कि ब्रेक डाउन करना होता है किसी भी लिटरेरी टेक्स्ट के ना
वर्क मीनिंग को, ठीक है। लिटरेरी टेक्स्ट के मीनिंग को जब आप ब्रेक डाउन कर देते हो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन द लैंग्वेज एंड द मीनिंग, दैट इज़ कॉल्ड डीकंस्ट्रक्शन, ठीक है। इसके अंदर रिलेशनशिप देखा जाता है बिटवीन द टेक्स्ट एंड द मीनिंग थ्रू इट्स ब्रेकिंग मीनिंग, ठीक है। किसी भी टेक्स्ट के मीनिंग को जब आप ब्रेक करके उसका रिलेशन देखते हो कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द टेक्स्ट एंड द मीनिंग्स थ्रू इट्स ब्रेकिंग मीनिंग, तो वो कहलाता है हमारे पास डीकंस्ट्रक्शन। और ये एक क्रिटिकल आउटलुक होती है, ठीक है। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट पॉइंट्स मैंने ऐड किए हैं कि जो डीकंस्ट्रक्शन होती है क्रिटिकल आउटलुक है, यानी क्रिटिकली तौर पे आप किसी भी वर्क को कैसे देखते हो, कैसे क्रिटिकली तौर पे आप उसके मीनिंग को अकॉर्डिंग टू योर ओन आइडियाज़ को भी एक रीडर डिफाइन कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है द डेथ ऑफ द ऑथर, ठीक है। ये भी हम रोल बाथ्स को हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, प्रीवियस वीडियो में। मेक श्योर कि आप उस पहले वीडियो को देख लें, ठीक है। अगर आपने पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म नहीं भी पढ़नी तो फिर भी इन कॉन्सेप्ट के मैंने सेपरेटली इन राइटर्स में वीडियो बनाई हुई हैं, ठीक है, जिसमें सिर्फ हम इसी कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं, तो आप उसको देख लें। अब जो द डेथ ऑफ द ऑथर है, ये भी एक पोस्ट मॉडर्निस्ट का कॉन्सेप्ट था जिसे रोल बाथ्स ने अपने वर्क द डेथ ऑफ द ऑथर के अंदर दिया था, ठीक है। वो कहते हैं कि जो ऑथर की डेथ है ना, वो ही डिफाइन करती है बर्थ ऑफ द रीडर। वो कहते हैं द डेथ ऑफ द ऑथर इज़ नेसेसरी फॉर द बर्थ ऑफ द रीडर। अगर डेथ ऑफ द ऑथर का मीन्स है कि आपने ऑथर को बिल्कुल ऐसा फिजिकल डेथ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बल्कि आपने ये देखना है कि ऑथर के जो आइडियाज़ है ना वो साइड पे रख दो, आपने अपने आइडियाज़ जनरेट करते हैं, ठीक है। वो आर्ग्यू करते हैं, रीडर आर्ग्यू करते हैं दैट द मीनिंग कंस्ट्रक्टेड थ्रू द इंटरेक्शन बिटवीन द टेक्स्ट एंड द इट्स रीडर एंड हैज़ नो इंपॉर्टेंस टू द रीडर्स, नहीं यहाँ राइटर्स इंटेंशंस, ठीक है। राइटर्स के इंटेंशंस को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, और सारा हम देखते हैं सारे कॉन्सेप्ट्स किस तरीके से मीनिंग कंस्ट्रक्ट होते हैं थ्रू द इंटरेक्शन बिटवीन द टेक्स्ट और द रीडर। नेक्स्ट जो इसका कॉन्सेप्ट है वो है पेस्टिज का, ठीक है। सॉरी, लेट मी रिमूव दिस। ओके, तो ये है पेस्टिज का कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट था, जेमसन ने इस कॉन्सेप्ट को दिया था, और जेमसन के अकॉर्डिंग पैरोडी क्या है, पहले आप पेस्टिज का मतलब समझ ले। पेस्टिज एक तरह की इमिटेशन होती है, जैसे पैरोडी होता है ना, पैरोडी का आप उल्टे ही लगा लो, ठीक है। तो पेस्टिज वो कहते हैं एक पैरोडी होती है, हैज़ इन द मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न एज हैज़ रिप्लेस्ड बाय द पेस्टिज, ठीक है। अब पेस्टिज इज़ लाइक पैरोडी की तरह होते हैं, द इमिटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर और यूनिक, ठीक है, इडियोसिंक्रेटिक स्टाइल, द वेयरिंग ऑफ अ लिंग्विस्टिक मास्क स्पीच इन अ डेड लैंग्वेज। अब इसका मतलब क्या है, वो कहते हैं कि जो पेस्टिज है ना वो एक तरह की पैरोडी होती है, ठीक है, जिसके अंदर आप इमिटेशन करते हो किसी एक वर्क की जो लिखा गया होता है इडियोसिंक्रेटिक स्टाइल के अंदर। अब इडियोसिंक्रेटिक स्टाइल कौन सा था, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था जब हमने इसका पोस्ट मॉडर्निज्म का मॉडर्निज्म के साथ हमने देखा था उसका डिफरेंस, ठीक है। इडियोसिंक्रेटिक स्टाइल ऐसा स्टाइल होता है कि जिसके अंदर नॉर्मल सी वॉइस को या नॉर्मल से बात को अब नॉर्मल वे के अंदर डिफाइन किया जाता है, ठीक है, वो होता है इडियोसिंक्रेटिक। तो वो क्या कहते हैं कि लिंग्विस्टिक मार्क्स के अकॉर्डिंगली, यानी लैंग्वेज के अंदर जब भी किसी आप वर्क की किसी पर्टिकुलर वर्क की इमिटेशन करते हो अपने वर्क के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड पेस्टीज। और पेस्टीज का की टर्म हम किसके अंदर यूज़ करते हैं ये मैंने आपको बताया है, आपने मुझे वो कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। अब पेस्टीज क्या होता है, एक फ्लैटरी काइंड ऑफ इमिटेशन होता है ऑफ पास्ट कल्चर की एन लिटरेरी वर्क दैट इज़ यूज्ड इन डेरोगेटरी सेंसेस। अब डेरोगेटरी का मतलब क्या होता है, कुछ एटीट्यूड वाले सेंसेस के अंदर, ठीक है। अब आपको समझ आ गई होगी कि पेस्टीज क्या होता है। पेस्टीज बेसिकली इमिटेशन होती है, ठीक है, जिससे किसी भी लिटरेरी वर्क की जब आप इमिटेशन करते हो अपने वर्क्स के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड पेस्टीज, ठीक है। अब लिए किस तरह आप पेस्टीज का यूज़ करते हो जो वो अब हमने यहाँ डिस्कस कर लिया है, ठीक है। एक फ्लैटरी इमिटेशन होती है किसी भी कल्चर की या लिटरेरी वर्क के अंदर, जिसके अंदर आप डेरोगेटरी सेंसेस को यूज़ करते हो। ओके, तो अब हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज़ मैक्सिमलिज्म। मैक्सिमलिज्म का मतलब क्या होता है, ये जो टर्म है ना मैक्सिमलिज्म, ये टर्म डिनोट करती है किसी भी एक फिक्शनल वर्क को, यानी किसी एक फिक्शनल वर्क के अंदर ये टर्म यूज़ की जाती है, पर्टिकुलरली नोवेल, ज़्यादातर नोवेल के अंदर यूज़ की जाती है, दैट आर यूजली लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स एंड डाइग्रेसिव इन स्टाइल दैट मेक्स यूज़ ऑफ अ वाइड एरा ऑफ लिटरेरी डिवाइस एंड टेक्निक्स। यानी ऐसा मैक्सिमलिज्म की टेक्निक जो होती है ना, पोस्ट मॉडर्निस्ट राइटर यूज़ करते थे अपने एक वर्क को लंबा दिखाने के लिए, ठीक है। यानी अगर कोई ऐसा वर्क है या कोई वर्क लिखा गया है जो लंबा हो, जो कम्प्लेक्स हो, डिग्रेसिव स्टाइल हो जिसका, ठीक है, और वाइड एरा ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस, यानी बहुत ज़्यादा लिटरेरी डिवाइसेस उसके अंदर यूज़ की गई हों, तो वो कहलाता है मैक्सिमलिस्ट वर्क, ठीक है। उस वर्क के अंदर मैक्सिमलिज्म की
टेक्निक यूज़ की जाती है, और जिस वर्क के अंदर मैक्सिमलिज्म की टेक्निक यूज़ की जाती है वो वर्क थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा राइटर कम्प्लेक्स वे यूज़ करता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ करते हैं, लिटरेरी टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, ठीक है। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था मैक्सिमलिज्म का। ये बहुत ज़्यादा लंबा कॉन्सेप्ट नहीं है, बस आपने याद रखना है कि मैक्सिमलिज्म क्या होता है और पोस्ट मॉडर्निस्ट राइटर इसे यूज़ करते थे, ठीक है। और वो किस लिए इसे यूज़ करते थे, क्या करते थे, अपने टेक्स्ट को बहुत ज़्यादा लंबा, कॉम्प्लेक्स और बहुत ज़्यादा वेराइटी ऑफ टेक्निक्स का यूज़ करते थे इसके अंदर, ठीक है। और इसी के साथ एक टर्म है जो हमारे पास मिनिमलिज्म। अगर आप मैक्सिमलिज्म और मिनिमलिज्म को देखो तो एक तरह के ऑपोजिट ही हैं। मैक्सिमलिज्म के अंदर क्या होता था, एक लॉन्ग वर्क को दिखाना, कॉम्प्लेक्स दिखाना, एग्रेसिव स्टाइल दिखाना, ठीक है, और डिग्रेसिव, ठीक है। और मिनिमलिज्म क्या होता है, मिनिमलिज्म ऐसा वर्क होता है जो रेफ़र करता है स्मॉल स्पेसिफिक फोकस करता है, यानी स्मॉल वर्क पे, ठीक है, और स्पेसिफिक वर्क पे फोकस करता है, यानी बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होता। कोई शॉर्ट स्टोरी हो गई, ठीक है, जिसके अंदर स्पेसिफिक चीज़ पे फोकस किया जाता है, टू द पॉइंट बात की जाती है, ठीक है। फ्लावरी या अगर हम से कह सकते हैं फिगरेटिव स्टाइल से उसे अवॉइड किया जाता है, ठीक है। और उसके अंदर ब्रेविटी होती है, ठीक है, स्मॉल कॉन्साइसनेस होती है, ठीक है। तो ये होता है मिनिमलिज्म। तो मैक्सिमलिज्म और मिनिमलिज्म ये दोनों टर्म थी जो यूज़ करते हैं पोस्ट मॉडर्निस्ट राइटर। वो कहते हैं कि या तो अपने वर्क को बहुत ज़्यादा लंबा दिखा देते हैं, ठीक है, वेटिंग फॉर गॉड जिसकी बहुत ज़्यादा लंबा, या किस तरह हम कह सकते हैं जिसके अंदर अब्सर्डिज्म है वेटिंग फॉर गॉड के अंदर, लेकिन उसके अंदर क्या है, हर चीज़ को दिखाया जा रहा है, ठीक है, जो मेन पॉइंट है उस पर फोकस नहीं किया जा रहा, ठीक है, अब्सर्डिज्म आ गया। और इसी तरह मिनिमलिज्म क्या है कि छोटी सी चीज़ दिखाना जिसके अंदर टू द पॉइंट बात हो, ठीक है। ओके, तो अब हम बात करते हैं अपना लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म, दैट इज़ टेम्पोरल डिस्टॉर्शन, ठीक है। मैक्सिमलिज्म और मिनिमलिज्म आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। तो टेम्पोरल डिस्टॉर्शन क्या होता है, टेम्पोरल डिस्टॉर्शन रेफर्स टू एन ऑथर्स ब्रेकिंग अप, ऑथर का टूट जाना या ऑथर का ब्रेकअप हो जाना, द क्रोनोलॉजिकल फ्लो ऑफ इवन एंड नॉन लीनियर फैशन, ठीक है। अब टेम्परल का जो टेम्परल वर्ड है ना, ये डिनोट करता है टाइम को, ठीक है। डिस्टोर्ट हो जाना, यानी किसी भी एक टाइम का डिस्टोर्ट हो जाना, किसी एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का डिस्टोर्ट हो जाना किसी भी एक लिटरेरी वर्क के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड टेम्परल डिस्टोर्शन। यानी इसके ये फोकस करता है बेसिकली स्ट्रक्चर पे, यानी जो ऑथर थे ना, वो कहते हैं जो पोस्ट मॉडर्निस्ट ऑथर थे ना, वो क्रोनोलॉजिकल फ्लॉ से ब्रेक डाउन हो जाते थे, ठीक है। और किस पे वो फोकस करते थे, नॉन लीनियर स्ट्रक्चर पे, यानी एक नॉन लीनियर स्ट्रक्चर होता था, कोई भी प्रॉपर बिगिनिंग, प्रॉपर मिडल और कोई भी प्रॉपर एंड नहीं होता था, ठीक है। तो ये तो था हमारे पास टेम्पोरल डिस्टॉर्शन। तो इसी के साथ जो आज की हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो हो गए हैं कंप्लीट। तो अब अगर हम एक रिव्यू दें, इसके साथ हमारी सारी थेरी ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अगर मैं आपको ओवरऑल थेरी का एक रिव्यू दूं, तो पहले हमने की पोस्ट मॉडर्निज्म की डेफिनेशन, ठीक है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट देखे कि पोस्ट मॉडर्निज्म जो थी एक बहुत वाइड रेंज की थी, कल्चर के अंदर आई, आर्ट्स के अंदर आई, लिटरेचर के अंदर आई। फिर हमने उसका डिफरेंस बिटवीन मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म देखा, ठीक है, उसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स पे फोकस किया, और उसके बाद हमने अपने राइटर्स को स्टार्ट कर दिया उनके कॉन्सेप्ट्स के साथ। पहले हमने स्टार्ट किया था लियोटार्ड को, ठीक है, लियोटार्ड का हमने बेसिकली कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया, मेटा नैरेटिव्स को। फिर उसके बाद हमने लियोटार्ड के कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेगमेंटेशन को, ठीक है, डिस्कस किया, वो डिस्कोर्स के बारे में क्या कहता है। जूलिया क्रिस्टर के जो कॉन्सेप्ट था इंटरटेक्सुअलिटी, उसके बारे में बात की। बॉड्रिलार्ड के कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपर रियलिटी, सिम्युलेशन और सिम्युलैक्रा के बारे में बात की, ठीक है। मिशेल फोको का जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पावर प्लस पावर एंड नॉलेज, ठीक है, आपने इन कॉन्सेप्ट्स को याद रखना है। पावर एंड नॉलेज के बारे में बात की, मेटाफिक्शन के बारे में, मैजिकल रियलिज्म के बारे में, डेथ ऑफ द ऑथर के बारे में बात की, डिकंस्ट्रक्शन, मिनिमलिज्म और मैक्सिमलिज्म, और फिर लास्ट में हमने टेम्पोरल डिस्टॉर्शन की बात की। तो आई होप सो कि ये अब थ्योरी आपको बहुत अच्छे से कवर हो गई होगी। मैंने अपने बेस्ट ट्राई किया है कि हम इसके हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से डिस्कस करें। आपने सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को देखना है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे ये कि जब मैंने यहाँ लिखा था नेम मिशेल फोको का, तो यहाँ एक टाइपिंग मिस्टेक थी, तो मिशेल फोको का आप नाम ठीक कर लें, MICHEL, मिशेल FOUCAULT, ठीक है, मिशेल फोको। तो आप इसको ठीक कर लिए, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक थी। तो इसके साथ अब हम इस थ्योरी को कंप्लीट कर लिया। अगर आपको कोई भी क्वेरी है इस थ्योरी से रिलेटेड, तो पहले आप इस वीडियो को अगेन देखिएगा, ठीक है, और फिर इसको अगर कुछ ना समझ आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा एक और बात मैंने आपको बतानी थी कि जब भी मैं अपनी वीडियो को अपलोड करती हूँ तो उसके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लिया करें।
एक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसके मैंने पिछली वीडियोस का लिंक दिया होता है जो इससे रिलेट कर रही होती हैं, ठीक है। बेल आइकन का जो सारी वीडियोस होती हैं उनका लिंक होता है। और दूसरे नंबर पे मैंने इसके अंदर क्या है, चैप्टर्स बनाए हुए हैं अपनी। बेसिकली जो अब मैं पोस्ट मॉडर्निज्म की वीडियोस अपलोड कर रही हूँ उसके अंदर मैंने चैप्टर्स बनाए हुए हैं। चैप्टर्स इस फॉर्म के अंदर कि जो भी मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रही हूँ ना, उस कॉन्सेप्ट का अगर मैं एक कॉन्सेप्ट को 5 मिनट के अंदर मैंने डिस्कस किया तो वो एक 5 मिनट के जो एक चैप्टर है ना, ये एक 5 मिनट की वीडियो का एक बॉक्स सा बना होगा, यानी एक चैप्टर बना होगा। आप उस पर क्लिक करके आप वो वाला कॉन्सेप्ट देख सकते हो। इस तरह अगर आप सारे कॉन्सेप्ट नहीं देखना चाहते, सिर्फ स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट देखना चाहते हो, तो वो उस चैप्टर पर आप क्लिक करके उस कॉन्सेप्ट को देख सकते हो, ठीक है। आई होप सो कि आपको ये समझ आ गई होगी। अगर नहीं आए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में को क्लिक करिएगा, उसे ओपन करिएगा तो आपके सामने चैप्टर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ टुडेज़ वीडियो। अगर आपको इसके बारे में कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना अपने नहीं भूलना, ठीक है। और बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अपनी एक नई थ्योरी के साथ, इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि हम इसके बाद फेमिनिज़म का या मार्क्सिज्म स्टार्ट करें, ठीक है। और इसके अलावा अगर कोई और अपडेट हुई या कुछ और इसके अंदर ऐड करना हुआ तो मैं इसके अंदर कोई ऐड करना हुआ कुछ और पॉइंट्स, वैसे तो मैंने इसके अंदर सारे ही पॉइंट्स डिस्कस कर दिए हैं, तो अगर कुछ और ऐड करना हो तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।